Hello students, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, JDV Government Girls College, कोटा। बच्चों, हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक गतिकी। जब कोई भी अभिक्रिया होती है तो अभिकारक के मॉलिक्यूल अभिकर्मक से क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। तो उस अभिक्रिया का वेग या किस गति के साथ वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएजेंट से अभिक्रिया करते हैं, क्या गति होगी उसकी अभिक्रिया की, इसको हम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। कोई भी अभिक्रिया में जितने अभिकारक के अणु भाग लेते हैं वो ही उसकी अभिक्रिया की कोटि होती है। तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे जिसमें उच्च कोटि की अभिक्रियाएं या अभिक्रिया वेग के लिए हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। रिएक्शन ऑफ हायर ऑर्डर और जनरल एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ ए रिएक्शन। एक हम न्यूमरल माने एन कोटि की अभिक्रिया लेते हैं जिसमें कि एक अभिकारक ए काम में आता है एवं उसके ए के एन अणु अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। इसे हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। एन ए गिव्स राइज टू प्रोडक्ट। ए क्या है? अभिकारक के अणु अभिकारक है एवं एन उसका अणु का मान है। माना कि ए अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए मोल प्रति लीटर है। अब वो जब अभिक्रिया करेगा तो टी समय के पश्चात एक्स मोल प्रति लीटर कम हो जाएगी क्योंकि वो उत्पाद में परिवर्तित होता जाता है। अर्थात टी समय के पश्चात उसकी सांद्रता ए माइनस एक्स मोल प्रति लीटर शेष रह जाती है। तो इसके लिए हम इसका अवकल वेग समीकरण लिख सकते हैं, जैसे डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के एन ए माइनस एक्स की पावर एन, जहाँ पर के एन क्या है? एन कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक है। ठीक है। डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स की पावर एन इज इक्वल्स टू के एन डी टी, और इसका समाकलन करते हैं हम तो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स की पावर एन इज इक्वल्स टू के एन डी टी। ये समाकलित करने पर हमें प्राप्त होता है 1 अपॉन एन माइनस वन ए माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन इज इक्वल्स टू के एन टी प्लस सी, जहाँ पर सी क्या है? समाकलन नियतांक कांस्टेंट है। अब यदि हम टी की वैल्यू 0 मानते हैं, अर्थात अभिक्रिया शुरू नहीं होती है, जब टी इज इक्वल्स टू 0 है तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा। x जो कि अभिक्रिया करने पर होता है। अतः t इज इक्वल्स टू 0 पर हमें समाकलन नियतांक की वैल्यू प्राप्त होगी 1 अपॉन एन माइनस वन ए की पावर एन माइनस वन। सी का मान अब हम ऊपर वाली इक्वेशन में रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है, के का मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि इस समीकरण के द्वारा अब हम n इज इक्वल्स टू 1 के अतिरिक्त n के सभी मानों के लिए उपयुक्त है। n इज इक्वल्स टू 1 यदि हम रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा और उसका जो हम समीकरण करेंगे वो इनडिटर्मिनेट समीकरण इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। अतः अब कोई भी अभिक्रिया की कोटि जिसको कि हम n मानते हैं तो nth कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करते हैं। हाफ लाइफ पीरियड अर्थात अर्ध आयु सीमा, जहाँ पर t इज इक्वल्स टू
टी हाफ रखते हैं तो x क्या हो जाएगा, a/2। ए भी उसका आधा हो जाएगा। इन मानों को हम उपयुक्त समीकरण में रखने पर टी हाफ की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, 1/k n-1, 1/a-a/2 की पावर a-1 माइनस 1/a की पावर n-1, जिसको हम गणना करते हैं तो हमें हाफ लाइफ टी हाफ की वैल्यू प्राप्त होती है। और यदि हम उसका कांस्टेंट हटाकर समानुपाती स्थिरांक लिखते हैं तो टी हाफ इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a की घात n-1। इस प्रकार यदि nth कोटि की अभिक्रिया कोई भी हो सकती है, वो इसमें 1 2 3 4 nth कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु प्रारंभिक सांद्रता के n-1 घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी भी अभिक्रिया के लिए हम उसकी अर्ध आयु कैलकुलेट कर सकते हैं इस समीकरण के द्वारा, जिसमें हमारे को प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात हो तो हम उसकी अर्ध आयु ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम एक टेबल फॉर्म में समझ सकते हैं, जहाँ पर 0 कोटि 0 कोटि की अभिक्रिया है तो उसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा, dx/dt इज इक्वल्स टू k0। इंटीग्रेटेड फॉर्म हो जाएगा उसका k0 इज इक्वल्स टू x/t और उसकी यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार अभिक्रिया की कोटि प्रथम है तो हमें उसकी वेग समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं और उसकी यूनिट आ जाएगी पर सेकेंड। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जिसमें कि दोनों ही अभिकारक एक ही प्रकार के अणु हैं, तो हमें k2 इज इक्वल्स टू 1/t a/a-x आता है। और यदि दोनों ही अभिकारक अलग अलग प्रकार के हैं अर्थात a एवं b, तो हमें उसका प्राप्त होगा k2, जिसको कि हमने कैलकुलेट किया है और उनकी घातांक पर मोल लीटर पर सेकेंड होगी। तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जिसमें dx/dt इज इक्वल्स टू k3 a-x की घात 3। तीनों हमने अणु एक ही प्रकार के अभिकारक को माना है और हमें उसका यूनिट प्राप्त होता है मोल की पावर -2 लीटर पावर 2 पर सेकेंड। इसी प्रकार हम nth कोटि की अभिक्रिया के लिए कैलकुलेट करते हैं तो हमें प्राप्त होगा मोल की पावर 1 - n लीटर की पावर n-1 पर सेकेंड किसी भी उच्च कोटि की अभिक्रिया के लिए ज्ञात किया जा सकता है। अब किसी भी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करने के लिए हम अलग अलग मेथड्स प्रयुक्त करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, कोई भी रासायनिक समीकरण से सभी अभिक्रियाओं की सही स्थिति नहीं प्राप्त हो सकती, अतः अभिक्रिया की क्रियाविधि समझने के लिए हमें उसकी कोटि का निर्धारण करना अनिवार्य है। इस कोटि को ज्ञात करने के लिए अनेक विधियां हैं, जिसमें से कुछ विधि का हम विवेचन करेंगे। प्रथम है समाकलन और द ट्रायल मेथड, इंटीग्रेशन और ट्रायल मेथड। इस विधि में एक अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता का विश्लेषण करके अभिक्रिया की अध्ययन किया जाता है और प्रथम द्वितीय तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं के समाकलित वेग समीकरण में हम टी ए तथा एक्स के मान प्रतिस्थापित कर ज्ञात कर लेते हैं कि कौन से समीकरण में वेग नियतांक
हमें के का कांस्टेंट मान प्राप्त होता है और वही समीकरण अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करता है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। यदि कोई भी व्यंजक जो कि वेग समीकरण है के का स्थिर मान नहीं देता है तो हम मानते हैं कि अभिक्रिया कॉम्प्लेक्स है और उसमें दो या इससे अधिक अभिक्रियाएं एक साथ हो रही हैं। इस विधि को सरल अभिक्रियाओं के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि अमोनियम साइनेट के यूरिया में परिवर्तन के अध्ययन में अलग अलग साइंटिस्ट ने 1895 में निम्न आंकड़े प्राप्त किए थे। इन आंकड़ों की सहायता से अभिक्रियाओं की कोटि निर्धारित करनी है। अलग अलग समय में अपरिवर्तित अमोनियम साइनेट की वैल्यू ग्राम्स पर मोल में दे रखी है और हमें अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करना है। उपयुक्त विधि के द्वारा अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए हम इन आंकड़ों को पहले प्रथम कोटि के संगत समीकरण में रखेंगे। यदि के का मान स्थिर आता है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी और यदि के का मान स्थिर नहीं आ रहा है तो हम द्वितीय कोटि में रखेंगे। द्वितीय कोटि में यदि इसका मान स्थिर आ रहा है, नहीं आता है, तो हम तृतीय कोटि के समीकरण में इसका मान रखेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड करने पर उपयुक्त सारणी से स्पष्ट हो रहा है कि प्रथम कोटि की वेग समीकरण से वेग नियतांक के स्थिर मान प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि द्वितीय कोटि से वेग समीकरण के मान हमें स्थिर प्राप्त हो रहे हैं। अतः उपरोक्त अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इससे एक और बात स्पष्ट है कि प्रथम कोटि के K1 के मान समय के बढ़ने के साथ निरंतर कम हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में अभिक्रिया की कोटि एक से अधिक होती है और यदि इसी प्रकार के उदाहरण में तृतीय कोटि के लिए K3 के मान कैलकुलेट किए जाएं और उनके मान समय के बढ़ते हुए पाए गए तो क्या होगा? अभिक्रिया की कोटि 3 से कम होगी। तो इस प्रकार हम इस मेथड के द्वारा, जो कि इंटीग्रेशन और हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाया जाता है, इसके द्वारा हमें अभिक्रिया की कोटि तो ज्ञात हो जाती है, लेकिन हमें गणना में समय अधिक लगता है। तो बच्चों, दूसरा मेथड हम और अगले उसमें डिस्कस करेंगे।